प्रीति, माही, नेहा, प्रियंवदा, शनाया, सुमन, तनिष्का। स्टार्ट करेंगे आज हम लोग 220 के पेपर से ही। बेटा जिनका माइक वर्किंग नहीं है वो लोग एक हेडसेट अरेंज कर लो, क्योंकि बोलोगे आंसर तो तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वरना अभी तो चैट बॉक्स में लिखते रहा कीजिए। बेटा उस दिन का जब हम लोग पेपर कर रहे थे तो कुछ पॉइंट्स में फंसे थे, 1 मिनट में मैं उसको जल्दी से रिवाइज करवा दे रही हूँ। अगर ओवरी एपिगाइनस है, अगर ओवरी एपिगाइनस है तो मतलब बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे हैं कि ऊपर हैं? ऊपर। ऊपर। बाकी फ्लोरल नीचे। ऊपर। ऊपर कौन है? ऊपर कौन है, ओवरी की फ्लोरल पार्ट? फ्लोरल पार्ट्स। एपी का मतलब क्या होता है? फ्लोरल एपी मतलब ऊपर, किससे ऊपर? गाइनीशियम से ऊपर। और हाइपोगाइनस मतलब क्या होगा? ओवरी ऊपर होगा, और बाकी चीजें उससे नीचे। नीचे होंगी। हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर। मस्टर्ड, चाइना रोज, एक मिनट, हाइपोगाइनस के एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। देखो ब्रिंजल आगे सोलानेसी में है, मस्टर्ड क्रूसीफेरी में है, और आपका चाइना रोज। देखो एपी के एग्जाम्पल है ना। एक मिनट, हाइपो के कहाँ गए? नहीं बेटा, हाइपो के हैं। एपी के एग्जाम्पल है गुआवा एंड कुकुम्बर। चेक करो बुक से। यस मैम। समझे बात को? यही यस मैम। छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। हाइपो और पेरी का मतलब क्या है? गाइनीशियम के चारों ओर है। पेरी के तो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि पी से पेरी, और इसके एग्जाम्पल भी पी से, प्लम, पीच और रोज। रोज। प्लम, रोज, पीच। ठीक है, एपी और हाइपो में ही गड़बड़ होती है। तो अगर बेटा हाइपोगाइनस है तो गाइनीशियम जो है वो सुपीरियर हुई कि इंफीरियर हुई? सुपीरियर। ये बात क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आएगा? नहीं मैम। अब बिल्कुल दिमाग में आज फीड कर लो। हाइपो शब्द के बाद गाइनीशियम है, इसका मतलब हाइपो गाइनीशियम से नीचे। और बेटा वो हम लोग लेप्टोजाइगो वाले में थे, पढ़ा था आप लोगों ने जाके उसको। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, याद है? जाइगोटीन में क्या होता था? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बनता था। मेन जो खास बात है ना वो ऐसे करके लिख लेना डैश बना के। उसके बाद में क्या आया? क्रॉसिंग ओवर कहाँ होगा? जाइगोटीन के बाद पैकिटीन। पैकिटीन में। फिर साइनेप्टोनिमल डिसोल्यूट कब होगा? वो कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत उसके आसपास की चीजें हटेंगी, तो वो होता है डिप्लोटीन में। और डिप्लोटीन में कियाज्मेटा फॉर्म होता है, जहां जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां वहां पे चिपका रहेगा। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। और बेटा बोरॉन किस चीज में हेल्पफुल है? पॉलन जर्मिनेशन एंड सेल डिवीजन। हाँ, बोलेन, पोलेन को याद रखो, बोलेन। और आयरन किस में था? क्लोरोफिल सिंथेसिस। आयरन क्लोरोफिल की रिंग में होता है। और एक कौन सा? जिंक। ऑक्सीजन के लिए क्या जरूरी है? जिंक। जिंक। तो ऐसे ही जो पॉइंट जिस पेपर में गड़बड़ हो उस क्वेश्चन को जरूर से टिक कर लेना। बाकी गॉबलेट सेल कैसी थी? गॉबलेट सेल बेटा सिक्रीट करेगी तो कैसी होगी? कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर होगी और एपिथेलियम सेल होगी। बाकी तो शायद और किसी में फंसे थे बेटा? नहीं। मेरे हिसाब से 98 तक हो गए थे। हाँ ये वाला था, एनिमल किंगडम वाला। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स किसकी खास बात थी? साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स की थी, वेरी गुड। एयर ब्लैडर? ऑस्ट्रिक्टिस। एयर ब्लैडर ऑस्टिक्थिस का। और कॉन्ट्रिक्थिस में क्या होता है? कॉर्डल फिन।
पॉइजन स्टिंग होता है ट्राइगोन में। तो ये याद रखना। अब बताओ बेटा, इनमें से किसमें जॉज और जॉज नहीं होंगे? साइक्लोस्टोम्स। याद रखना बेटा, साइक्लोस्टोम्स एग्नेथा है। एग्नेथा मतलब जिसमें जॉज नहीं है। बाकी ये जो कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस हैं, ये जॉ वाले हैं, ग्नैथोस्टोमेटा में है। तो ऐसे इन सब क्वेश्चनों को टिक करके रोज पढ़ लिया करो। अब यहां से करना था 95 से बेटा, स्टार्ट करा जाए। अभी हमने ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई उस दिन रिवाइज नहीं कराया था। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई आपका ईयर में था, हम लोग शुरू किए थे इनर ईयर, लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे। यूस्टेकियन ट्यूब कराई थी, याद है सबको? यस जो मैम। था उस दिन। यूस्टेकियन ट्यूब कहाँ पे दो चीजों के बीच में आती थी? Pharynx मिडिल and ईयर, मिडिल ईयर और Cochlea. फेरिंग्स के बीच में। हाँ, मिडिल ईयर और फेरिंग्स के बीच में। तो उससे क्या होता था, एयर प्रेशर को वो बैलेंस करती थी। ठीक है। इसके बाद क्या होता था बेटा? कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या होगा? बैसिलर मेम्ब्रेन एक कान के अंदर होती है, उसके ऊपर होता है। स्टेप्स तो सबको पता होगा। ओवल विंडो। हाँ, ओवल विंडो होती है। और चौथा कौन सा है? Organ of Corti, coiled part of labyrinth. हाँ जी बेटा। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी का 4। एक मिनट देखो, मैंने मैम बी का बी तो 2 होगा। हाँ, उल्टा हो गया था। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है इस पे। ठीक है। तो कौन सा आंसर आया? बी का 2 वाला। फर्स्ट की सेकंड? क्या निकला इसका आंसर? First. फर्स्ट वाला। तो ये याद रखना बेटा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ आराम करता है? बैसिलर मेम्ब्रेन पे। और कॉक्लिया जो हम लोग लेबाइरेंथ पढ़ रहे थे, उसी का कॉइल्ड वाला पार्ट था। किसी को ध्यान है, जब हम लोग कॉक्लिया के आसपास का पढ़ रहे थे तो एक फ्लूइड होता था, एक बाहर होता था, एक अंदर होता था। पेरीलिम्फ एंड एंडोलिम्फ था शायद। जो कॉइल्ड पार्ट के अंदर भरा रहता था वो एंडोलिम्फ था, और उसके चारों ओर जो भरा रहता था वो पेरीलिम्फ था। अब बताओ, कुछ डिवाइडिंग सेल्स ने वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में एंट्री कर ली है, जिसे कहते हैं क्विसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ G0 कब आ रहा है? हाँ, G1 के बाद वो किस में पहुंच जाती है? G0 में। तो यानी उसका डीएनए अभी डिवाइड किया था कि नहीं किया था? नहीं, क्योंकि डीएनए नहीं डिवाइड करना। ग्रो किया, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, लेकिन वो आगे डिवाइड नहीं कर रही है। ऐसी G0 स्टेज वाली सेल्स कहाँ मिलती हैं? हार्ट की सेल्स में डिवीजन होते हैं? नहीं। या जहां हमको चोट लग गई तो उस समय हमें जरूरत है डिवाइड करने की, तब वो G0 वाली कहेंगे अच्छा अच्छा रुको, हम जल्दी से डिवाइड करके उस जगह को भर दे रहे हैं। तो G0 स्टेज की सेल्स कहाँ मिलेंगी? हार्ट। हार्ट में। हार्ट जितना बड़ा भगवान देते हैं, जितनी सेल्स का बस उसका साइज बढ़ता है, वैसे डिवीजन एक उम्र के बाद उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा। दूसरा कहाँ पे हुआ?
रिपेयर टिश्यू में, जिसमें रिपेयर करने की जरूरत पड़े तब वो आएगा। तो G1 के बाद G0, इसमें मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेंगी लेकिन डिवाइड नहीं करेंगी। अब बताओ मैक्सिमम ग्रोथ कब होती है बेटा? कौन से किसमें, सेनेसेंस में होगी? डोरमेंसी? लॉग नहीं। फेज। लैग फेज में स्लो होती है, लॉग फेज में तेज एक्सपोनेंशियल होती है, लॉग फेज में। अच्छा बेटा ध्यान है, हम लोगों ने बायोरिएक्टर्स पढ़े थे। यस मैम। तो बायोरिएक्टर में क्या हुआ था? कौन सी फेज में थे कंटिन्यूअस कल्चर में सारे सेल्स? लॉग फेज। लॉग फेज में रहते हैं, इसीलिए कंटिन्यूअस कल्चर को लाया गया। क्योंकि अगर बैच कल्चर करते थे जिसमें एक बार सामान डाल दिया, तो जब खाना पीना खत्म होने लगेगा तो वो लॉग फेज से किस में चला जाएगा? स्टेशनरी फेज में। तैयारी सही है अगले टेस्ट के लिए? बायोटेक का है ना संडे को टेस्ट? पता है यस कि नहीं पता है? यस मैम। तो बेटा उसको देना, जरूर से देना। अब बताओ क्यूआरएस में क्या होता था? सबसे पहले किसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? ऑरिकल्स का। ऑरिकल्स का जब होता है तो वो होता है पी, फिर खून नीचे आया। अब यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन सा पीक बनता है? क्यूआरएस। आर एस। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहेंगे? डीसी, याद रखना, डीसी करंट होता है ना। कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वलेंट टू डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो क्यूआरएस आपका दिखाते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। आगे बताओ बेटा, बीटी कॉटन तो नहीं गलत करना चाहिए। किससे बचाता है बीटी कॉटन, किससे रेजिस्टेंट बनाता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट्स, याद है ना, बीटी टॉक्सिन बनता था, फिर इंसेक्ट के पेट में क्या हो जाता था? परफोरेशन। हाँ, तो इंसेक्ट के पेट में ही क्यों होता था? एल्कलाइन मीडियम की वजह से। हाँ, एल्कलाइन पीएच में वो एक्टिव हो जाता था। बैक्टीरिया में क्या होता था? वो इनएक्टिव। बैक्टीरिया का नाम क्या था? बैसिलस थ्रिंजिएंसिस। हम्म बेटा क्वेश्चन पेपर के साथ में आसपास की चीजें भी रिवाइज करेंगे ना तो बहुत फायदा रहेगा। अब बताओ बेटा, एम्ब्रियो ट्रांसफर, डायरेक्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर किन विधियों से किया जा सकता है जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं? फोर्थ। फोर्थ? फोर्थ से होगा बेटा? बेटा अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उसमें गैमेट ट्रांसफर का कोई फायदा है? नहीं। जीआईएफटी तो गैमेट वाला होता है ना। थर्ड ऑप्शन। और ये क्या है, इसका फुल फॉर्म बताओ जिफ्ट का। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। मतलब बना बनाया जाइगोट हमने दे दिया। तो अगर बना बनाया जाइगोट दे दिया तो उसको अपनी बॉडी में फ्यूजन व्यूजन कराने की जरूरत है? अब तो सब कुछ बना बनाया आ गया, बस उसको ग्रो करना है, नरिश करना है। और आईयूटी में क्या होता है भैया? एम्ब्रियो सीधे यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, तो बेटा दोनों में क्या हुआ? फ्यूजन व्यूजन की फर्टिलाइजेशन की वो नहीं करवा पाती अपनी बॉडी में, इसलिए क्या हुआ, बाहर से फर्टिलाइज करा के उसको भेज दिया गया। चाहे फेलोपियन ट्यूब की ओर भेज दिया जाए, चाहे यूट्रस में भेज दिया जाए। बेटा ये क्लियर हुआ जिसने फोर्थ कहा था? कौन बोला था फोर्थ? नेहा, अदिति, कोई बोला था? अच्छा क्लियर हो गया ना। जो कंसीव नहीं कर पा रहा है मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं करवा पाएगा अपनी बॉडी में, तो उसको बना बनाया एम्ब्रियो बाहर से भेजना है। आप चाहे फेलोपियन ट्यूब में जिफ्ट से भेज दो, चाहे यूट्रस में आईयूटी से भेज दो। फ्लोरिडीन स्टार्च हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन।
Name the plant growth regulator which upon spraying on sugarcane crop increases the length of the stem and thus increasing the yield of sugarcane crop. अगर हमें बेटा शुगर केन से क्या मिलेगी, शुगर मिलेगी, तो अगर शुगर केन लंबी हो जाएंगी, पहले एक इतना 1 मीटर के डंडे से जितनी शुगर मिलेगी वो ज्यादा होगी कि 3 मीटर के डंडे से? 3 मीटर। 3 मीटर। तो लेंथ बढ़ानी है, लेंथ बढ़ाने का सबसे अच्छा काम कौन कहता है? जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स क्या करते हैं, जायंट शेप कर देंगे। मतलब ऐसे याद रखो, जैगेंटिज्म कौन दे रहा है? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन्स। जैगेंटिज्म जिब्रेलिन्स दे रहे हैं। जिब्रेलिन की वजह से शुगर केन लंबी हो जाएगी। शुगर केन आपके खेत में लंबी लंबी 3 गुना लंबी हो गई तो आपकी शुगर की यील्ड भी तो 3 गुना हो जाएगी। जो 1 मीटर से जितनी शुगर निकलेगी उससे ज्यादा 3 मीटर से निकलेगी। अब बताओ बेटा, मुझे तो सबसे जाना पहचाना ये लगा कि एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वे में बाइलेटरल। किस ग्रुप का ये वो है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का Asteriasis. कौन है? स्टेरियास। स्टेरियास। ठीक। बुक लंग्स किस में होंगे? स्कॉर्पियन। आर्थ्रोपोडा में हो तो स्कॉर्पियन में। बायोलिमिनेसेंस कौन चमकता था, याद है? गोल 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 टिनोप्लेना। गोल। हाँ, टीनोप्लाना। लोकस्टा क्या होते हैं बेटा? पेस्ट होते हैं ना, अभी कहीं दिल्ली विल्ली के आसपास Gregarious बहुत आ pest. गए थे। अब बेटा बहुत मजेदार इस चैप्टर का क्वेश्चन है। पहले तो टेल वाला सारे का बताओ तुम लोग मुझे। ये जो वर्टी कॉर्डेटा है इनके 3 ग्रुप क्या होते हैं? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा। अब बेटा इन सब में नोटोकॉर्ड की कहानी होती है। सिफेलो मतलब होता है पूरा, यानी नोटोकॉर्ड क्या होगी? पूरा हेड टू टेल होगी और पूरे लाइफ टाइम में होगी। ऐसा ही है सुमन? यस मैम। ठीक है। यूरो में क्या होगा भाई? टेल में यूरो होगी में और सिर्फ टेल में होगी। ऐसा है? हाँ। ठीक है। और वर्टिब्रेटा में कब होगी? जब एम्ब्रियो होगा तभी होगी, बड़े में आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी। ठीक है। अब इसके बाद लाइन पढ़ो और बताओ कौन सी सही है और कौन सी गलत है। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। गलत है। यूरोकॉर्डेटा में टेल में होती है, वो भी कब तक? जब तक वो लार्वा है। ठीक है। पूरी पूरी कहानी सिर्फ सिफेलो में है। फिर क्या बता रहा? वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। ये सही है। सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। गलत है। वर्टिब्रेट ये कॉर्डेटा में सेंट्रल हाँ। नर्वस सिस्टम किधर होता है? स्पाइनल कॉर्ड किधर होती है? आगे होती है कि पीछे होती है? डॉर्सल। डॉर्सल होती है और हॉलो होती है उसके अंदर से। तो ये हुआ सही पॉइंट। अब बताओ, कॉर्डेटा के ये 3 फाइलम्स होते हैं, सब फाइलम्स, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। नहीं। नहीं. हमने क्या बताया? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो ये हो गई गलत। तो बी और सी सही है। तो याद रखना बेटा, सिफेलो टर्म का मतलब क्या है कि पूरी बॉडी में है। दूसरा, पूरी लाइफ है। पूरी वाली बात कहाँ आनी है? सिफेलो में। यूरो में क्या आना है? सिर्फ लार्वल टेल होगी। और वर्टिब्रेटा उससे भी पहले के जीवन, यानी एम्ब्रियोलॉजिकल एम्ब्रियो में ही सिर्फ टेल होगी। तो सबसे कम समय की किसमें होगी? नोटोकॉर्ड।
सबसे कम टाइम किस में रहेगी? वर्टिब्रेटा में सिर्फ एम्ब्रियो जब तक है तब तक है, यूरोकॉर्डेटा में लार्वा में है, और सिफेलोकॉर्डेटा में पूरी लाइफ टाइम है। अब बताओ फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की चार्जिंग होती है। इसमें क्या एटीपी की जरूरत थी? हाँ। ये एनर्जी रिक्वायरिंग है, एटीपी जरूरी होता है। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड। वैलीन। गलत। लाइसिन। लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं ना, हिस्टोन किससे बने होते हैं? हाँ, लाइसिन एंड आर्जिनिन। समझ गए। वैलिन बेटा न्यूट्रल टाइप का है, और टायरोसिन की खास बात क्या है? एरोमेटिक रिंग होती है इसमें, और OH ग्रुप होगा। ग्लूटामिक एसिड, एसिड से क्या समझ में आ रहा है, ये कैसा है नेचर में? एसिड। एसिडिक। ठीक है सुमन, आपके लिए याद करने का आज ये पॉइंट हो गया। अब बताओ भाई, प्लाज्मोडियम कैसे एंटर करता है, किस स्टेज में एंटर करता है? स्पोरोजोइट्स। ये तो सबको याद ही हो गया होगा टेस्ट के हिसाब से। स्पोरोज। वेरी गुड। अब बताओ, जीवन के हिसाब से क्या बात सही है? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं कि डेड हो जाते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव मतलब सब कुछ अंदर चल रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो एक्टिव होते हैं। और लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस नहीं, डीएनए नहीं। सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस नहीं, नहीं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस नहीं। तो इस बार सेल डिवीजन से बहुत क्वेश्चन आ गए थे। ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन होगा ना, कल लेप्टोटीन जाइगोटीन वाला भी एक था, G0 G1। अब बेटा ये देखो, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, ये बेटा शायद आपकी बुक में नहीं दिया है। आपको PS2 याद है? PS2 होता था, उससे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता था, ठीक है, यहाँ एक एक्सेप्टर होता था, उसके बाद यहाँ से नीचे आता था PS1 के पास में, याद है ये चीज? जेड स्कीम। तो यहाँ पे हाँ। बेटा एक एक्सेप्टर होता था जिसका नाम होता है प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम PS2 से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो प्लास्टोक्विनोन लेगा और देता किसको है? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को। तो ये यस। पॉइंट आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आपने जब पढ़ा होगा तो ये बताया गया होगा, नहीं बताया गया है, छूट गया है या आप भूल गए तो इसको नोट कर लीजिए उस चैप्टर में। मैम ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा, तो उसके चित्र में नहीं दिया है फिर तो? हाँ मैम, नहीं एज जो। एन एक्सेप्टर के नाम पे दिया हुआ है हाँ। कि क्विनोन है वो लेगा और देगा आगे। तो बेटा केमियोस्मैट। ऐसे एरो के ऊपर ये लिख लो PQ और उसके बाद में लिख दो साइटोक्रोम B6F। रुबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन में क्या कर देता है भाई? फोटो रेस्पिरेशन याद है? तुम बच्चे बेटा हाँ ना नहीं करते हो हैं, सारे शब्दों का फिक्स डिपॉजिट कर देते हो क्या? बेटा जो आपकी केल्विन साइकिल होती थी उसमें क्या बनता था? दो मॉलिक्यूल बनते थे PgA के, ठीक है, कौन बनाता था? ओ सॉरी, हाँ रुबिस्को बनाता था। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा? रुबिस्को की दो चीजों से एफिनिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी है और ऑक्सीजन से भी है, ठीक है। तो C3 प्लांट्स में क्या होता है? C4 प्लांट्स में पहले याद करो क्या होता, दो चैम्बर होते थे, एक मीजोफिल वाला और एक बंडल शीट का। यहाँ पे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड मिलती थी, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता था, तो उसको ऑक्सीजन से जुड़ने का चांस नहीं मिलता है। C3 प्लांट्स में क्या होता है? एक ही चैम्बर में सब काम हो रहा होता है, तो इसको ऑक्सीजन से भी जुड़ने का मौका मिलता है। तो जब इसको जुड़ने का मौका मिलता है तो रिजल्टेंट 2 PGA नहीं बनता है, कितना बनता है? सिर्फ एक PGA बनेगा और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा, एक फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा और एक बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो 3 कार्बन कंपाउंड कितने बनेंगे?
बताओ भाई। फॉस्फोग्लाइकोलेट 3 कार्बन कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, और 2 कब बनते हैं, कौन सी साइकिल में? C3 में 2 3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं। और फोटो रेस्पिरेशन जब हो जाता है तब कितने बनते हैं? सिर्फ एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। बेटा इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। नोट कर लेना बेटा, फोटो रेस्पिरेशन में एक ही 3 कार्बन कंपाउंड बनता है फॉस्फोग्लिसरेट वाला, और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। अब बताओ बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यानी जब प्रोटीन्स बने, प्रोटीन्स कौन बना रहा है बेटा? राइबोसोम, ठीक है। कुछ राइबोसोम किस पे चिपके होते हैं? राइबोसोम किस पे चिपके होते हैं कभी कभी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पढ़ा है, Yes, ma'am. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER। तो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये बनते हैं, इसमें फिर इसका ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड यानी ग्लाइकेशन पार्ट कहाँ जुड़ेगा? याद रखना, जी वाला पार्ट कहाँ पे काम करता है? जी में। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनेंगे? गोल्जी बॉडीज में ही बनेंगे, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड। 11th की बुक की चीजें तुम लोग भूल चुके हो। मैच द फॉलोइंग। इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी कौन होगा? जहां एंजाइम्स पढ़े हैं बेटा वहां पे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन था कुछ? एक एंजाइम होता है सक्सिनेट, यहां लिखते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है बेटा? सक्सिनेट को चेंज करता है फ्यूमेरेट में। नाम इसका क्या है बेटा? डिहाइड्रोजिनेज। मतलब हाइड्रोजन को ये लाएगा कि निकालेगा? निकालेगा। तो यानी सक्सिनेट से 2 हाइड्रोजन निकाल के किस में बदल दे रहा है? फ्यूमरेट में। अब 2 हाइड्रोजन कैच कौन करेगा? NADP। और क्या बना लेगा? NADPH2। ये वाली रिएक्शन पता है कहाँ होती है? क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो सक्सिनेट का जो एंजाइम है बेटा, इसके लिए मेलोनेट एक वो है कंपाउंड। सक्सिनेट का स्ट्रक्चर होता है CH2 CH2 COOH COOH, और मेलोनेट का स्ट्रक्चर होता है CH, डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, CH COOH COOH। तो अगर कोई दूर से देखे तो कंफ्यूज हो सकता है ना, बिल्कुल लगभग वैसा ही स्ट्रक्चर है। तो अगर मेलोनेट ज्यादा होता है तो सक्सिनेट की जगह मेलोनेट जाके चिपक जाता है, ये इनिबिशन होता है। तो इनिबिटर कौन हुआ? मेलोनेट। पेप्टाइड बॉन्ड किस में होंगे? इन तीनों में से कोई प्रोटीन दिख रहा है? कोलेजन, काइटिन और रिसिन में? Collagen. कोलेजन प्रोटीन है तो क्या होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड्स। सेल वॉल मटेरियल ऑफ फंजाई बेटा, फंजाई में सेल वॉल तोड़ने के लिए DNA आइसोलेशन में क्या डाला था? Chitinase. काइटिनेज। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये बायोमोलिक्यूल्स में एग्जांपल है, रिसिन, ठीक है। तो बेटा याद रखना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए मेलोनेट जो है एक इनिबिटर का काम करता है। हम लिख रहे हैं, तुम लोग उसको इस समय सुन रहे हो ऐसा मत करना, बुक पे लिखते चलो ताकि वो पॉइंट ध्यान से और कर लो, या 2020 लिख दिया करो वहां पे उस बुक पे। अब बताओ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में होगा? ग्लाइकोसिडिक किस में होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन में? Carbohydrate. तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा है? सेलुलोज क्या है? सेलुलोज Carbohydrate. क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है। इनुलिन क्या है? इनुलिन होता है बेटा फ्रक्टोज का पॉलीमर। फ्रक्टोज क्या होता है?
कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज। हाँ तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। अब दूसरा वो कह रहा है किसमें पेप्टाइड बॉन्ड मिले, लिसाइथिन में मिलेगा पेप्टाइड बॉन्ड? नहीं इंसुलिन में मिलेगा। क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन वाला प्रोटीन। है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इनुलिन और इंसुलिन। इनुलिन क्या है? फ्रक्टोज का पॉलीमर। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटेशन किसने किया था? शटन एंड सचिन एंड बोवेरी। बोवेरी ने दी थी। एक्सपेरिमेंटेशन किसने ड्रोसोफिला पे किया था? नीचे नहीं था लाल मॉर्गन। आंख? मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटेशन किया है और दी है सटन एंड बोवेरी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अक्सर बच्चों का गलत होता है। अब बताओ अगला किसको याद है इको R1 का वो सीक्वेंस? थर्ड ऑप्शन। GAATTC। अच्छा, हिंद 2 का याद है? GTC GAC। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बताओ ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए हेलिक्स को कौन खोलने में मदद करेगा? पहले बताओ ट्रांसक्रिप्शन में किस एंजाइम का हाथ होगा? डीएनए पॉलीमरेज का? नहीं फिर कौन सा पॉलीमरेज जाएगा? RNA पॉलीमरेज। कौन सा क्वेश्चन है ये? 120 ना? तो डीएनए पॉलीमरेज तो आंसर में आएगा नहीं, खोलने में उसका कोई योगदान नहीं रहेगा। इसका आंसर है बेटा आरएनए पॉलीमरेज। कौन खोलने में हेल्प करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। अब नीचे वाला बताओ 121। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है? बताओ। नहीं। हाँ हाँ हाँ। ऑटोसोमल रेसेसिव ही है। ठीक। थैलेसीमिया कैसा है बेटा? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल रेसेसिव है। हीमोफीलिया? ये एक्स लिंक। सेक्स लिंक्ड वाला, एक्स वाला है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया? ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव। तो कौन सा सही हुआ? सिकल सेल वाला। अब इवोल्यूशन तो तुमने अभी पढ़ा नहीं है, तो स्टैनले मिलर अंकल ने क्या किया ये भी नहीं पता होगा। तो इन्होंने बेटा वैसे क्या किया था, 800 डिग्री पे एक चैम्बर बनाया था और उसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन डाला था। अब बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड में गड़बड़ होने से क्या होगा? कोई और का पहले दिख रहा हो तो वो बता दो। थायराइड से क्या होगा? ग्रेव्स डिजीज। पैंक्रियाज में प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस कब होगा? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी की वजह से। कौन सा हार्मोन दिया था इसमें? वैसोप्रेसिन का कुछ चक्कर था। अभी हाँ हम लोगों ने चैप्टर नहीं किया था ना दोबारा। इसमें भी दिया नहीं है शायद, अभी दिखाने मुझे। ठीक है। और बेटा एड्रिनल, एडी करके नाम है और इसकी डिजीज भी एडी करके है, एडिसंस डिजीज। क्यूबॉइडल जो आपकी ब्रश बॉर्डर हैं वो कहाँ मिलते हैं? थर्ड ऑप्शन। इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। याद आया सबको? किस लिए मिलते हैं? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। स्ट्रोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन मार्केंशिया के स्ट्रक्चर में था कहीं जो ऐसे ऐसे करके बना हुआ था? नहीं। नहीं था। इक्विसिटम। इक्विसिटम और सिलेजिनेला ये हैं क्या बेटा? हेट्रोस्पोरस। ये हैं क्या? जिम्नोटेरिडो ब्रायो। टेरिडो। याद रखना बेटा, बहुत खास बात है। इक्विसिटम, टेरिडो हैं और सिलाजिनेला इसमें कोन के फॉर्म में स्पोरोफिल्स होते हैं। स्नो ब्लाइंडनेस किसकी वजह से हो रही थी? यूवीबी रेज। यूवीबी रेज जब कॉर्निया में
इन्फ्लेमेशन करती थी। अब बताओ। ओहो बहुत भर गया ये तो। टाइफॉइड, सैल्मोनेला, निमोनिया, बेटा चैट हीमोफिलस, बॉक्स में ही लिखिए। किससे होता था? हीमोफिलस, हीमोफिलस, बिल्कुल सही। फाइलेरियासिस, वुचरेरिया, मलेरिया। प्लाज्मोडियम। ठीक, इस चैप्टर का इजी क्वेश्चन था ये। करेक्ट पेयर बताओ। न्यूक्लियसेस क्या करते हैं? दो स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं। थर्ड ऑप्शन। न्यूक्लियसेस क्या करेंगे? सेपरेट करते हैं। नहीं, एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं? स्पेसिफिक पोजीशन से काटते हैं। नहीं, कहाँ से काटते हैं? आउटसाइड, सिरों से। लाइगेजेस ज्वाइन करते हैं। कौन सा बॉन्ड ज्वाइन करते हैं ये? फॉस्फोडाइएस्टर, हाँ, शुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ते हैं और जोड़ते हैं। और काटता कौन है शुगर फॉस्फेट बैकबोन को? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पॉलीमरेजेस ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। नहीं, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में क्या सही है? इंक्लूजन बॉडीज है बेटा, तैर रही होंगी छोटी छोटी, तो साइटोप्लाज्म में ये फ्री होती हैं। ठीक है। अब इंक्लूजन बॉडीज अगर नाम है तो इसका मतलब इन्होंने कुछ चीजों को अपने में स्टोर कर रखा होगा साइटोप्लाज्म में। बिल्कुल सही है। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगी। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स। अब तो बचा तो यही है। तो ये इंजेशन नहीं करते हैं, खाने में नहीं हेल्प करते हैं फूड पार्टिकल्स को। तो गलत बात ये है। इंक्लूजन बॉडीज फ्री साइटोप्लाज्म में घूमती हैं, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब बताओ ये आगे। बेटा ये हमने आपको रेस्पिरेशन वाले पार्ट में कराया था। अगर इंस्पिरेशन होना है, आपको हवा अंदर लेनी है, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए बाहर से कि बाहर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? बाहर का प्रेशर। जहां का प्रेशर ज्यादा होगा हवा उसकी उल्टी ओर आएगी। बाहर ज्यादा प्रेशर रहेगा, अंदर कम प्रेशर रखना है लंग्स में। लंग्स की कैविटी में कम प्रेशर रखना है, तो वॉल्यूम ज्यादा रखोगे तब प्रेशर कम होगा कि वॉल्यूम कम रखोगे तब प्रेशर कम होगा? ज्यादा रखेंगे। वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो सब फैला फैला है, लंग्स को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बताओ फैलना है तो डायाफ्राम को क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर खींचेंगे कि नीचे? नीचे। कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ऐसा था उसको ऐसे कर दिया। और जो रिब्स थी ऐसे करके उसको क्या करेंगे? पीछ इधर खींचेंगे बाहर की ओर कि अंदर की ओर धक्का देंगे? बाहर। अगर इसको बाहर खींच दिया, इसको नीचे कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हुआ कैविटी का? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर? कम। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो एयर क्या होगी? अंदर आएगी, यानी इंस्पिरेशन को हेल्प होगी। अब बताओ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम सही है। हाँ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर रिब्स को बेटा बाहर खींचना है तो कौन से मसल्स काम करेंगे? जो इसके बाहरी सतह पे हैं वो हाँ, खींचेंगे इसको, इसलिए बाहरी वाले हेल्प करेंगे। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज अगर कर देंगे, अगर किसी गुब्बारे को दबाओगे तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, हमें प्रेशर को कम करना है। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस ना, दोनों चीजें गलत थी। रे फ्लोरेट्स हैव, अभी ये बात आई थी ना। रे फ्लोरेट्स में कौन सी होगी ओवरी? इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर होगी। इंफीरियर अगर ओवरी है, ओवरी नीचे है, यानी ओवरी से बाकी चीजें क्या है? ऊपर, तो कौन सा गाइनस होगा? एपी। याद रखो आई और ई। एपीगाइनस मतलब गाइनीशियम से ऊपर। इंफीरियर ओवरी के और एग्जाम्पल क्या देखे थे हमने? गुआवा एंड क्यूकम्बर। हम्म
और हाइपोगाइनस के किसको याद है? मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ब्रिंजल। इसमें से दो फैमिली तुम्हें आगे मिलती है, क्रूसीफेरी हिबिस्कस की कौन सी फैमिली होती है? मालवेसी। बैसिलस थ्यूरिंजियंसिस कहाँ काम आएंगी? कोई है इनसे मिलता जुलता आदमी? क्राई। अच्छा ये बताओ, कॉटन बॉलवॉर्म में 2 क्राइजीन मिले हैं कि 1? 2। 2। क्या नाम है याद है? क्राई एक 180। ऐसा, हाँ एक ऐसा, 2 एबी। ठीक है, और 2 एबी इसमें है, तो 1 एबी किस वाले में था? कॉर्न बोरर। अब बताओ थर्मस एक्वेटिकस क्या है देता? डीएनए पॉलीमरेज। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज देता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस वेक्टर की तरह काम करता है ना, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर की प्रॉपर्टी है इसमें। सैल्मोनेरा से क्या बना था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसमें कौन सा जीन लिया गया था ट्रांसफर के लिए? इसमें ऐसा कौन सा जीन था जिसको ट्रांसफर किया गया था? टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस एंड बस इतना बताया गया था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। ठीक है, आपकी बुक में बताया गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, जिसको ट्रांसफर करा किसमें? सैल्मोनेला से निकाल के ई कोलाई में ट्रांसफर किया था। स्टैनले कोहेन एंड क्या नाम था दूसरे का? बी से बोअर। कार्बेट बोयर। हाँ, अब बताओ बेटा, सीड डोरमेंसी को कौन इनहिबिट करता है? नहीं, इनहिबिट नहीं करता है। जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड। यानी जिब्रेलिक एसिड से डोरमेंसी अगर इनहिबिट नहीं कर रहा है तो क्या होगी ना? हाँ। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड का आज हमने 2 रोल देखा, एक लेंथ बढ़ाने में और दूसरा डोरमेंसी में। लेंथ एंड डोरमेंसी। ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनते हैं? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज में। इसके बाद क्या है? हाँ भाई, मैच द फॉलोइंग। भाई सेल सेल से 4 क्वेश्चन आए थे। बताओ, सबसे पहले बताओ जाइगोटीन में क्या होगा? साइनेप्सिस। जाइगोटीन में हो गई साइनेप्सिस। जाइगोटीन पैकीटीन में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हो गया। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद डिप्लोटीन में क्या होगा? कैजमेटा। कियाजमेटा बनेगा और डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टल। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। फिर डायकेनेसिस में जुदा हो टर्मिनेट। जाएंगे सब, टर्मिनलाइजेशन। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे देखते हैं डीएनए को? क्या डालते हैं? फॉर्माइड एंड यूवी रेडिएशन। ठीक, तो बेटा इस तरह से 2020 का ये क्वेश्चन पेपर हुआ है। हम बहुत फास्ट नहीं करवा रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन दिमाग में बैठते चलें। अब मैं थोड़ा सा तुम्हारा आधा चैप्टर बायोटेक वाला रिवाइज करा दूं, 15 मिनट बचे हैं। यस मैम। लाइन वाइज पढ़ा है? सबसे पहली चीज, बायोटेक्नोलॉजी के 2 प्रिंसिपल। क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के 2 प्रिंसिपल्स? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बिएंट। स्टेराइल एम्बियंस। दूसरी चीज, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या बायोटेक्नोलॉजी में आता है? टेस्ट ट्यूब बेबी का बनना बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है? नहीं। आता है। एनसीईआरटी में लिखा है कि सिर्फ दही बनना और ये सब नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी बनना, आपका डीएनए वैक्सीन बनना, ये सब कुछ दवाई बनना, ये सब आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तीसरी मैम बात, हाँ मैम पर उसमें डीएनए रिकॉम्बिनेंसी तो नहीं करा रहे हैं ना? बेटा, उसमें हम रिकॉम्बिनेंट नहीं करा रहे हैं, लेकिन दूसरा काम हो जा रहा है ना, स्पर्म का डीएनए आपके ओवम के अंदर चला जा रहा है, फ्यूज नहीं हो रहा है, लेकिन जेनेटिक मेकअप चेंज हो जा रहा है। ठीक,
जो ओवम Yes. में जब नया स्पर्म चला गया तो क्रोमोसोमल उसका चेंज हो गया कि नहीं? हाँ तो उस टर्म्स में उसको भी अब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डाल दिया गया है। देखो तुम्हारी बुक की जो लाइन है उसको दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि आंसर चेकिंग किस बेसिस पे होनी है? बुक की लाइन के बेसिस पे। ठीक है, और बताओ किसने दी है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन? क्या हुआ नेहा, आप नहीं बोल रही हैं आज? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम्म। अब बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रिजर्व होती है जेनेटिक मेकअप की वेरिएशन आ सकते हैं? वेरिएशन। ठीक। अब ये बताओ कोई भी डीएनए को अगर हम किसी सेल के अंदर भेजते हैं तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए क्या चीज चाहिए? ORI। ओआरआई साइट, उसके बिना वो कुछ नहीं करेगा। सबसे पहला किसने बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। किस सन में बनाया, किस ईयर में? 1972। 1972। किससे लिया, किस बैक्टीरिया से? सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। कौन सा जीन था उसके पास? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उसके पास एक प्लाज्मिड था जिसमें ये जीन था, तो उन्होंने ये प्लाज्मिड निकाला, उसको किस में डाल दिया? इकोलाई में, वेक्टर के साथ में। तो क्या हुआ? इकोलाई में अब क्या आ जाएगी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आएगी? हाँ। आएगी, वेरी गुड। अब आपके स्टेप्स क्या हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के? आइडेंटिफिकेशन और फिर क्या इंट्रोडक्शन करोगे? ऑफ। फिर आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे, फिर उस डीएनए में क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, अब क्या करेंगे? छोटे टुकड़ों को अलग कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर आप उसमें से अपना डीएनए निकालेंगे और उस डीएनए को आप किस में डालेंगे? होस्ट। पहले वेक्टर के साथ सेट करेंगे, फिर हाँ। वेक्टर के साथ कहाँ भेजेंगे? होस्ट में। में। ठीक है, तो बेटा ऐसे स्टेप्स जो हैं वो दिए हुए हैं, उनको ध्यान रखिएगा। वो बीच में पूछ लेंगे क्या ये सही क्रम है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो ढूंढे गए वो किस प्रॉपर्टी की वजह से ढूंढे गए उनकी? इकोलाई में जब वो ढूंढा गया है सबसे पहली बार, वायरस इकोलाई को रेजिस्टेंस। डिफेंस, हाँ डिफेंस दे रहा था किसके अगेंस्ट? इकोलाई में कौन इन्फेक्शन करता था? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। कितने एंजाइम थे जो ढूंढे गए थे सबसे पहली बार में? दो। दो। एक तो बेटा क्या करता था? बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काटता था, और खुद को कैसे बचाता था इकोलाई? मिथाइलेशन कर देता था। मिथाइल की टोपी पहन लेता था। इसके बाद सबसे पहला कैरेक्टराइज्ड और आइसोलेटेड कौन सा है? हिंद 2। हिंद 2। हाइंड डी 2 कहाँ से निकला है? यस मैम। किस बैक्टीरिया से निकला है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। और ये कैसे एंड देता है, ब्लंट की स्टिकी? ब्लंट। ब्लंट एंड देता है, वेरी गुड। इसके बाद में बेटा नॉमेनक्लेचर में जो सबसे पहला वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम होता है उसमें पहला कैपिटल लेटर क्या डिनोट करता है? जीनस। जीनस। दो छोटे लेटर स्पीशीज। स्पीशीज। उसके बाद जो होता है वो इको ट्रेन। R1। आर क्या होता है? स्ट्रेन होता है। और 1 क्या होता है रोमन नंबर में? वेरी गुड अदिति, वेरी गुड नेहा। स्ट्रेन देता है बेटा। फिर रोमन नंबर का मतलब क्या होता है? लैब में किस क्रम में उसी बैक्टीरिया में वो निकला है। इसके बाद हाइंड डी 2 के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था? स्मिथ एंड नेथन हमने लिखा था, पता नहीं आपने नोट किया था कि नहीं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये हो गए। इसके बाद में हाँ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? अगर हम ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग सेम रखें तो दोनों साइड से वो सेम रीड होंगे। हाँ, सेम रीड होंगे। अगर वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बीच में ना काट के थोड़ा साइड में काटेगा तो कैसे एंड्स आएंगे? स्टिकी एंड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बांड तोड़ेगा, ये सबने पढ़ ही लिया था। और जोड़ेगा आके लाइगेज, फॉस्फोडाइएस्टर को लाइगेज जोड़ देगा और बीच में दोनों का हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। वेक्टर जिसमें हमको भेजना है और
जो आपका डीएनए है डिजायर्ड, उन दोनों को अलग अलग एंजाइम से काटा जाता है कि सेम से काटा जाता है? सेम। सेम से काटा जाता है, ताकि स्टिकी एंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री निकलेंगे आपके। इसके बाद का टॉपिक क्या था? पैलिंड्रोमिक के बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या इसके बाद? चलो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताओ। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल किस चीज का होता है? एगरोज। एगरोज जो है वो कहाँ से मिलता है? एगर एगर सीवीड से मिलता है। एगर एगर कौन सी एल्गी है? रोडोफाइट। रेड एल्गी होती है। फ्लोरिडीन स्टार्च कहाँ होता है? अभी हम लोग पढ़े थे ना। रोडोफाइट। हाँ, रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन। फाइकोएरिथ्रिन कहाँ होता है? वो भी रोडोफाइसी। बेटा रोडोफाइसी में ही होता है। एरिथ्रिन र से है ना वो। फाइकोएरिथ्रिन, फ्लोरिडीन स्टार्च और एगर सब रहा हैं आपके रोडोफाइसी के। अब बताओ किस और वेल्स बनाए जाते हैं? कैथोड। और भागता किस ओर है डीएनए? एनोड। एनोड की ओर। किस बेसिस पे भागेगा? साइज। साइज। छोटे वाले सबसे आगे कि सबसे पीछे? सबसे आगे। तो ये किस में भागता है? जेल के ऊपर चढ़ के भागता है कि जेल के बीच के पोर्स से भागता है? पोर्स से। पोर्स क्यों बन जाते हैं? एगरोज के क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं, वो मेश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अगर बेटा एगरोज हमने ज्यादा डाल दिया कॉन्सेंट्रेशन में जब हम जेल बना रहे थे, तो पोर्स छोटे होंगे कि बड़े होंगे? छोटे। हाँ, क्योंकि मेश और घना हो जाएगा तो छेद छोटे हो जाएंगे। वेरी गुड कशिश। अब इसके बाद में हाँ, अब आपका भाग लिया, लैडर की हेल्प से आपने पता कर लिया। नहीं, अभी तो दिख ही नहीं रहा है, क्या डालेंगे? इथेरियम ब्रोमाइड। ये कहाँ जाके फंसती है? डीएनए में कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड। चिपकती है? बीच के जो बॉन्ड है ना, बेस वाले बॉन्ड्स के बीच की जगह में जाती है। सीढ़ी के बीच वाला जो हिस्सा होता है स्टेयर्स के बीच का, वहां जाके बैठ जाएगी। फिर आप क्या यूवी रेज डालेंगे? आप किस रंग की दिखेंगे ये बैंड? ब्राइट ऑरेंज। ब्राइट ऑरेंज। ब्राइट ऑरेंज दिख गए। अब क्या आप इसको जो बाहर निकालते हैं जेल से बैंड को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इल्यूजन। इल्यूशन। वेरी गुड। तो ये थे बेटा आपके सारे पॉइंट्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। अब ये बताओ, प्लाज्मिड जो होता है क्या वो हमेशा एक या दो कॉपीज ही बनाता है? नहीं। उससे ज्यादा कॉपीज वाले भी आते। कितनी कॉपी बनेगी ये किस बात पे डिपेंड करता है? ORI। ORI डिपेंड करता। ORI पे दो चीजें डिपेंड करती हैं, रेप्लिकेशन का स्टार्ट होना और कितनी कॉपीज बनेंगी। सेलेक्टेबल मार्कर अधिकतर प्लाज्मिड्स में कौन होते हैं? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये नहीं बोलोगे बेटा, स्पेसिफाई नहीं करेंगे हम इसमें हम कहेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो जीन प्लाज्मिड में होते हैं उन्हें ही सेलेक्टेबल मार्कर्स कहा जाता है। क्यों? क्या ये होस्ट में होता है रेजिस्टेंस? नहीं। नहीं होता, होस्ट में रेजिस्टेंस नहीं होता। अगर प्लाज्मिड पहुंच गया तब होगा, वरना नहीं होगा। वेरी गुड अदिति एंड कशिश। तो बेटा जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में अंतर बताओ जरा। ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें वेक्टर गया होगा। हाँ, ट्रांसफॉर्मेंट मतलब वेक्टर गया है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब कुछ भी बाहर से नया डीएनए नहीं गया, यानी इकोलाई में बाहर से कुछ भी नहीं गया है। तो एम्पिसिलिन में अगर उगाओगे तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट उगेंगे? नहीं। नहीं, क्योंकि वेक्टर गया ही नहीं। अब बेटा जो वेक्टर जाता है वो दो प्रकार का जाता है। वेक्टर था, उसको आपने बीच से काटा, बीच में चला जाएगा जीन, और कुछ में बीच में जीन नहीं जाएगा, वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो जिसमें जीन नहीं गया उस वेक्टर में कितने टाइप के डीएनए होंगे? एक। एक ही टाइप का है। तो ये कैसा हुआ, रिकॉम्बिनेंट कि नॉन रिकॉम्बिनेंट? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ठीक। और जिसमें बेटा बाहर से जीन चला गया वो कैसा होगा? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के केस में हम समझेंगे कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के केस में? ट्रांसफॉर्मेंट। क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में नो ट्रांसफर, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कोई भी बाहर से नहीं गया तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो मर जाएगा एम्पिसिलिन में। अब बेटा ये जो PBR322 है, ये नेचुरल वेक्टर है कि आर्टिफिशियली डिजाइंड है? आर्टिफिशियली डिजाइंड। इसमें कितनी साइट्स होती हैं एंटीबायोटिक की? 2। एम्पिसिलिन वाली साइट में कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट होंगी?
PVU1 and PST1. इसका वो क्या था, याद करने का याद है? अमर पूर्व पश्चिम चल के। इंग्लिश हिंदी क्लास, ऊपर भी 3 होती है बेटा, इंग्लिश की इको R1, हिंदी की हिंद करके थी, और क्ला की भी कुछ सी से है। इधर क्या है, तिवारी भाई साहब, बैम H1 एंड SAL1। आरओपी क्या होता है? वो प्रोटीन के लिए कोड करता है जो रेप्लिकेशन में मदद। एप्लीकेशन के लिए जरूरी होती है। आरओपी में कौन सी साइट होती है? PVU3 टू होती है, 2 PVU2। और एक ओराई होता है, ठीक है। तो अगर हमने बैम H1 से टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया है तो एंटीबायोटिक स्क्रीनिंग में सबसे पहले किस में उगाएंगे सेल्स को? एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट उगेंगी? नहीं उगेंगी, क्योंकि कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। अब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो यहाँ मर गई, बचा कौन? ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट कितने टाइप के हैं? दो, एक रिकॉम्बिनेंट एक नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अगली प्लेट हमने किसकी बनाई? रेप्लिका प्लेट टेट्रासाइक्लिन की। टेट्रासाइक्लिन की बनाई, तो अब टेट्रासाइक्लिन किस में बचेगा? रिकॉम्बिनेंट वाले में कि नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले में? नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्योंकि रिकॉम्बिनेंट वाले में तो टेट्रासाइक्लिन के जीन में ही बाहर का जीन घुस गया है, तो वो इंसर्शनल इनएक्टिवेटेड है, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ही टेट्रासाइक्लिन में उगेंगे। तो हमने क्या बताया था, नॉन रिकॉम्बिनेंट में कितने शब्द का है ये वर्ड? नॉन रिकॉम्बिनेंट 2 शब्दों का है, तो ये कितनी प्लेटों में उगेगा? 2 प्लेटों में उगेगा, एम्पिसिलिन वाली में भी और टेट्रासाइक्लिन वाले में भी, ठीक है। नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों प्लेटों में उगते हैं, एम्पिसिलिन में भी टेट्रासाइक्लिन में भी, जबकि रिकॉम्बिनेंट किस में उगेंगे? टेट्रासाइक्लिन में कि एम्पिसिलिन में? इस केस में एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन। तो याद रखना, नॉन रिकॉम्बिनेंट 2 शब्दों का है, दोनों प्लेटों में उगेगा, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किसी प्लेट में नहीं उगते। एम्पिसिलिन माइनस टेट्रासाइक्लिन माइनस कौन होता है? दोनों में कौन नहीं उगेगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बस बेटा यही विराम देते हैं, ताकि परसों फिर करेंगे तो रैपिड ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ नेहा, आज शांति में थी आप? मैम मैं ऐसे ही आंसर कर रही थी। ऐसे क्या मन में? हाँ मतलब ऐसे ही बोलते बोलते माइक बंद था। ओहो, तो आते थे क्वेश्चन के आंसर? यस मैम। ठीक है। अब बेटा सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ो, और अगर कोई चैप्टर तुम 11th इस पेपर को देखने के बाद अगर चाह रहे हो कि कोई चैप्टर भी हम लोग रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लें, तो वो भी मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी हम लोग अब 2019 का शुरू करेंगे, ठीक है। यस मिलते मैम। हैं परसों। और बाकी अगर कुछ बायोटेक में भूलना तो वो जो लेक्चर्स चल रहे हैं यूट्यूब पे, उसमें तुम अगर मैंने अब टॉपिक भी डलवा दिए कि पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो आप उसी में थोड़ा भगा भगा के देख लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो चलता है यूट्यूब वाला, कोई बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक बेटा, बाय बाय, मिलते हैं फ्राइडे को। थैंक यू मैम। थैंक वेलकम यू बेटा, मैम। वेलकम बेटा। अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करते रहो 11th का। आज के लिए समझ में आ गया, सेल डिवीजन वाला चैप्टर और रिवाइज करना है आपको, एंड फोटोसिंथेसिस भी।